Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this session of UPPSC Prelims GS paper with detailed solution by me. It's Mrityunjay Rai. Let's start the discussion of paper, and the question was started from Indian polity. The first question is on your screen. See the question. Consider the following statement. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Statement 1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act was 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves. Statement 3. The Constitution of India defines civil contempts and criminal contempts. Statement 4. In India, the Parliament is vested with the powers to make law on contempt of court. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, हिंदी में सुन लीजिए, कि एच.एन. सान्याल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 में पारित किया गया था. बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है. ठीक है. अब अगर आपको ये नहीं भी पता है तो देखिए कैसे आसान सा, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये. इससे ज्यादा आसान सवाल यूपीएससी में आपको नहीं मिलेगा. द सेकेंड क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ. यानी भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है. और भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है. भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है. इससे ज्यादा आसान सवाल बिल्कुल नहीं मिलेगा. आपको नहीं पता अगर एच.एन. सान्याल कमेटी क्या है या 1971 में पास हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या आपको यह पता है दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल संविधान में है. आप जब भी पढ़ोगे द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, वहां पे स्पेसिफाइड लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. क्या लिखा है? कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड. जब भी हम किसी कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं, इसका दो मतलब होता है. इसका पहला मतलब यह होता है कि ऑल द जजमेंट, वर्डिक्ट, order, decree, instrument are instructions which passed by the court, which given by the court must be safe, must be kept for eternal memory. जब भी अदालत कोई आदेश देगी, अध्यादेश देगी, डिक्री देगी, निर्णय देगी, फैसला देगी, कोई भी शासनादेश देगी, तो उसे स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखा जाएगा. मस्ट बी केप्ट इन इटर्नल मेमोरी. एंड सेकेंड बात इसका ये होता है कि एवरी कोर्ट विच इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मस्ट पेनलाइज्ड, मस्ट बी पनिश्ड टू एनीवन फॉर देयर कंटेम्प्ट. यानी कोई भी अदालत जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी वह अपनी अवमानना के लिए, अपने अपमान के लिए, अपनी अवहेलना के लिए दंड देने की शक्ति रखती है. और अभी आपने सुना होगा शशि भूषण, प्रशांत भूषण जी वाला केस. 1 रुपए का भारी दंड दिया गया था. वाई? फॉर कंटेम्पिंग द कोर्ट. तो दूसरा वाला सही है. आपको पहला पता ही नहीं, चलो मैं मान लेता हूं पहला को नहीं पता, दूसरा वाला सही तो पता चल गया कि दूसरा सही. गॉट इट. तीसरा समझिए, कहता है कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है. नहीं, दिस इज ऑल अबाउट द आईपीसी. ये आईपीसी और सीआरपीसी ध्यान दीजिएगा, और आईपीसी सीआरपीसी हमारे संविधान का हिस्सा नहीं. क्या सजा देगा, किन किन बातों को अवमानना मानी जाएगी, ये पूरा डेफिनेशन आईपीसी में है. और कौन सा उसका प्रोसीजर होगा ये सीआरपीसी में है. और आईपीसी और सीआरपीसी हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है. यानी तीसरा वाला गलत होगा. भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति, बिल्कुल भारत में संसद को पूरे सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है. भारतीय संसद केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कम नहीं कर सकता. शक्तियों में जितनी वृद्धि करनी है वह भारत का संसद कर सकता है. अवमानना पर कानून शक्ति में वृद्धि है.
भारतीय संसद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को सिर्फ रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। अब आप देखिए कि दूसरा और चौथा दोनों सही है, यानी किस किस में 3 है, वो तो गलत हो जाएगा। यानी सी गलत, डी गलत, सी और डी दोनों गलत। देखो बड़ा आसान सा सवाल, अगर आपको ये पता है कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या, तो सवाल हो जाएगा। यानी सी और डी गए, अब सिर्फ 2 में खेल बचा है और दोनों में ही पहला सही है, यानी पहला सही है, यानी पहला सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी बी वुड बी राइट आंसर। देख रहे हैं एक छोटी सी बात कि क्या आपको ये पता था कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या है? क्या आपको ये पता है कि कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? बहुत कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है और सारे सवाल केवल और केवल कंप्रिहेंसिव स्टडी से सॉल्व हो सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 was passed by on the recommendation of H.N. Sanyal committee. Statement 2 is also correct. Constitution of India पनिश करने को कहती, क्योंकि क्या है, रिकॉर्ड कोर्ट है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं करता है। और ऑप्शन 4 भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। विथ रेफरेंस टू द India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि सरकारी कानून अधिकारी यानी सरकारी विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर, लीगल फर्म्स कानूनी फर्म्स को अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन कॉरपोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता नहीं मिलती, इनको मान्यता नहीं मिलती। ये कहा है, सही है गलत हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा कहता है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। कहा बार काउंसिल्स को कानूनी शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे केवल दूसरा सही है। एक बात समझो, कभी कोर्ट कचहरी गए हो आप लोग? जितने भी तरह के वकील हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो पेटेंट लॉयर्स हो, वो सबके सब एडवोकेट्स हैं, वो सबके सब एडवोकेट्स हैं। उन्हें आप मान्यता से बाहर नहीं रख सकते। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और दूसरा सही है, यस बार काउंसिल को जो है ये पावर है कि वह जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, जितने भी लीगल एजुकेशन के फर्म्स हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज करेगा और उनके लिए क्या करेगा, नियम बनाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, लीगल फर्म्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स। यही मैं आपको कह रहा था। स्टेटमेंट 2, बार काउंसिल्स हैव द पावर्स टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान से सवाल है, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन requires a prior recommendation of the President of India। कहा संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। गलत है ये स्टेटमेंट। भारत में संविधान संशोधन वाले बिल पर भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं। मनी बिल पे है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल बिल पे नहीं है, ऑर्डिनरी बिल पे नहीं है। 3 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। केवल और केवल मनी बिल पे राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन होना चाहिए, बाकी किसी बिल पे नहीं। तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कहता है
और देखो सिंपल, पहला पढ़े और पहले से देखो जवाब मिल जाएगा। आपने पहला पढ़ा और देखिए पहले से जवाब है एलिमिनेशन प्रोसेस। यूपीएससी के सवालों से आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए सवाल, अगर आपका थोड़ा सा बस दिमाग खुला है, सिर्फ आपको दिमाग का खिड़की खोल के बैठना है, बस नथिंग एल्स। अगर आपने दिमाग की खिड़की खोल के बैठे आप, तो आपका देखिए सवाल होगा। देखिए सवाल पहला गलत हो गया, यानी ए गलत, सी गलत, डी गलत। लो देख लो, एक लाइन पढ़ा और सवाल हो गया। दूसरा तीसरा पढ़ लेना आत्मा की शांति के लिए, अदरवाइज नो नीड टू रीड। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, पेपर देख लेते हैं। When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. Exactly. जब कभी भी कोई ऐसा विधेयक जो संविधान का संशोधन विधेयक होगा, अगर वह भारत के राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सेपरेटली विथ स्पेशल मेजॉरिटी पास करके आया है। और देखो तीसरा भी यही बात कह देते हैं, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा सेपरेटली विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी, नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। आप यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं करा सकते, यानी दूसरा और तीसरा से। देखो कितने आसान से सवाल हैं। अब तक 3 सवाल पॉलिटी के आपने देखे हैं, तीनों ही सवाल आसान हैं, और मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के तीनों सवाल सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आपकी पढ़ाई या तो पूरी नहीं है, या तो हाफ हार्टेड है, या आपको पढ़ाई में और ज़्यादा चेंजेस की जरूरत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, no prior approval is needed. 2, yes, it's correct, it's obligatory. 3rd, yes, correct, there is no joint sitting. That's all. Question number 4, consider the following statements. The Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks, viz. Cabinet ministers, Minister of State with independent charge, Minister of State and Deputy Minister. एक बात बताएं, इन एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिवाइड नहीं किया गया, गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कहीं कोई डिवीजन नहीं है, नो एनी डिवीजन, नो एनी डिवीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। यानी पहला गलत तो देखो काटते तुरंत काट लेना, ए और सी गलत हो गया, यानी 50% काम हो गया हमारा, 50% काम हो गया है। अब आपको बी और डी में से खेलना है। कहता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। एग्जैक्टली ये सही है, और ये है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए मैं बार बार कह रहा था क्लासेज में कि आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक बार पढ़ लेने हैं। यू मस्ट गो थ्रू विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, और ये लाया गया था कि इन एनी असेंबली, स्टेट असेंबली और इन लोकसभा, द मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट नॉट बी एक्सीड द 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ द हाउस, द पावर हाउस मीन्स लोकसभा और असेंबली। गॉट इट? सो बी वुड बी राइट आंसर, बी सही जवाब होगा। देखो अब देखिए सवाल आसान है। यस, 1 इज इनकरेक्ट, कोई डिफिनेशन नहीं है, और ये 50% वाला सही है। आपको बता दिया कि यह 93वां 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आप चाहते हैं लिख लो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन सा लोकसभा की विशेष शक्ति है, यानी कौन सी शक्ति केवल और केवल लोकसभा की है, अनन्य शक्ति है, किसी दूसरे के पास वो वाला पावर नहीं होगा लोकसभा के अलावा। तो पहला कहता है टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या लोकसभा इमरजेंसी प्रोक्लेम करती है? लोकसभा कुड प्रोक्लेम द इमरजेंसी ना। या रेक्टिफाई की बात कीजिए, इमरजेंसी प्रोक्लेम कौन करता है? इमरजेंसी प्रोक्लेम करेगा प्रेसिडेंट
अगर आप रेटिफाई की बात करेंगे, उसकी पुष्टि की बात करेंगे, तो केवल लोकसभा से हो जाएगा, नहीं, विथ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ सेपरेटली। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कैसे होना चाहिए? अलग अलग पास होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पास होना चाहिए, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब फिर देखो, पहला जहां जहां हो गलत, आप देख रहे हैं एक स्टेटमेंट पे आपका आधा सवाल बन जा रहा है, 50% गेम इज ओवर। फिर कहता है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहा ये बात तो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन ये केवल और केवल लोकसभा में नहीं आएगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा कलेक्टिवली एंड ऑल मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट इंडिविजुअली। पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और लोकसभा के मार्फत वह जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और इंडिविजुअली वह केवल राष्ट्रपति को क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो दूसरा वाला सही है। अब देखो, दूसरा वाला से मतलब बात खत्म है यहीं पे, मतलब गेम इज ओवर। आप देख रहे हो, 2 स्टेटमेंट पढ़ा आपने 3 में से, गेम इज ओवर। एंड टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फिर गलत हो गया। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का कुड बी स्टार्टेड इन एनी हाउस अंडर आर्टिकल 61। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कुड बी स्टार्टेड एट एनी हाउस। गॉट इट? लोकसभा या राज्यसभा कहीं सकता तो 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। For the ratification of proclamation of emergency, a resolution for the same must be passed by the special majority by the both houses separately, as I told you. Third is also incorrect. Third is also incorrect. Okay, and second is correct. Article 75 में कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। सो आई होप कि आप लोग 5 सवाल, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, एकदम आसान से सवाल हैं, इतने ज्यादा आसान सवाल यूपीएससी में नहीं आए होंगे। और अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो एक बार फिर से बैठिएगा मेरे साथ, हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी की। आपको मैं पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी की बारीकियां, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू सॉल्व द केसेस एंड द प्रॉब्लम्स विच कैन आस्क्ड इन यूपीएससी एंड इन अदर स्टेट कमीशंस। यूपीएससी के सवाल थोड़े से ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं है, जस्ट अ लिटिल बिट इट्स ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में दल बदल विरोधी कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है द लॉ स्पेसिफाइज दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। उल्टा कर दिया है, कैन नॉट ज्वाइन आफ्टर 6 months होगा, ये गलत हो गया। कैन नॉट ज्वाइन आफ्टर 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। गॉट इट? हाँ, ये गलत कर दिया है, पहला वाला गलत कर दिया। आफ्टर 6 months होता तो सही होता। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विच विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। कहा कि कानून जो है ऐसा कोई निर्दिष्टि नहीं देता है, ऐसा कोई समय सीमा नहीं देता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले में फैसला करना। बिल्कुल सही। यानी अगर कोई दल बदल का केस आया है तो फाइनली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, वो डिसाइड करेगा, लेकिन वो 1 दिन में करेगा, 1 महीने में करेगा, 1 साल में करेगा, या 1 जन्म लेगा, नहीं पता। वो कब करेगा वो नहीं पता। कोई भी ऐसा टाइम बाउंड, टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं किया गया है। और इसको पहला गलत तो समझो कि पहला गलत। देख लो, एक स्टेटमेंट सही होना तुमको पता होगा तो आधा काम तुम्हारा हो जाता है। देखिए, बी, ओनली बी। गॉट इट? अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस, आपको बताया था आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, 6 महीने से पहले नहीं कर सकता, 6 महीने के बाद वो कर सकता है। गॉट इट? और इसके लिए सच में कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको मैंने देखिए बहुत मेहनत से ये मैंने पूरा टाइप किया है, पूरा स्टेटमेंट मैंने पूरा ये लिखा है बहुत मेहनत से, इसको पढ़िएगा, ठीक है।
हाँ, आप इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्लीज मस्ट गो विद द पीडीएफ, पूरा जरूर पढ़िएगा, हर हाल में पूरा पढ़िएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament in India. कहा भारत के महान न्यायवादी और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत के संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। कहा इनको अनुमति तो है लेकिन दे आर नॉट ओनली वन, इनके अलावा जितने भी मंत्री हैं उन सबको संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। और इसके अलावा अगर किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा तब भी वह संसद की बैठकों में भाग लेगा। जैसे संसद की बैठकों में दर्शक दीघा में सारे सचिव बैठते थे, आप जब अधिकारी बनेंगे तो आप भी सचिव के तौर पे दर्शक दीघा में बैठ के सुनेंगे, ठीक है। तो दे आर ओनली ऑफिसर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, गलत। दूसरा कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिज रिजिग्न। कहता है कि जिस सरकार ने अटॉर्नी जनरल बनाया था अगर उस सरकार का कार्यकाल पूरा होगा तो उसे इस्तीफा देना होगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। दोनों गलत है, हमारा संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता। हाँ, ये प्रक्रिया है, दैट इज प्रोसीजर, दैट इज प्रैक्टिकल, बट नॉट नो एनीवेयर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो एनीवेयर। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सॉलिसिटर जनरल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ये केवल अटॉर्नी जनरल के लिए है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे आके परेशान कर दिया इसने, केवल महान न्यायवादी के लिए था, सॉलिसिटर जनरल के लिए नहीं था। इसके अलावा जो है दूसरा वाला कहता क्या है कि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि वो रिजाइन करेगा। ये जो है मैंडेटरी नहीं है। ये क्या है, आपको अपना वकील चुनने का अधिकार है ना, तो वैसे ही सरकार को अपना वकील चुनने का अधिकार है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे सरकार बदलती है रिजाइन करते हैं, ठीक है अपना वकील चुन लेना, हमको चुनोगे कोई बात नहीं, किसी और चुनोगे कोई बात नहीं, लेकिन कहीं रिजाइन करे ऐसा कोई बात लिखा नहीं। 8वां, विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिट के बारे में विचार करिए निम्न तथ्यों पर। कहा मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि मैंडेमस जो है प्राइवेट संस्थानों पर नहीं लाया जाएगा, यहां तक तो सही है, अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। कहा देखो परमादेश जो है हमेशा आएगा किसके खिलाफ, अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, अगेंस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसमें आप जो है किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ नहीं ला सकते जब तक कि वह कोई पब्लिक ड्यूटी ना कर रहा हो। जब तक वह कोई पब्लिक ड्यूटी ना कर रहा हो आप किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए एक एनजीओ है, एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक एनजीओ है, वो एनजीओ जो है मिड डे मील में फूड, जैसे दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में जो मिड डे मील है वो स्कूल में नहीं बनता है, दिल्ली में एनजीओज के पास उसका टेंडर है, वो एनजीओज सेफ फूड, हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कराते हैं। अब मान लीजिए कि एनजीओ ने वो फूड या तो प्रोवाइड नहीं कराया या अगर प्रोवाइड कराया है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप उस एनजीओ के खिलाफ मैंडेमस लाना चाहते हैं तो क्या ला सकते हैं? जी ला सकते हैं, क्योंकि वह एनजीओ एज अ पब्लिक ड्यूटी क्या है, डिटेल्ड है या डिप्लॉय है। तो अगर पब्लिक ड्यूटी कर रहा होगा तो एनजीओ हो प्राइवेट प्लेयर हो आएगा, पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है नहीं आएगा। गॉट इट? क्लियर है? दूसरा कहता है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। कहता है कि जो मैंडेमस है वह कभी भी किसी कंपनी के खिलाफ नहीं आएगा, भले ही वह सरकारी कंपनी हो। मैंडेमस हमेशा एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आता है। मैंडेमस हमेशा किसके खिलाफ आता है? परमादेश। हम आदेश देते हैं कि ऑलवेज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। कंपनी
एग्जीक्यूटिव नहीं होगी तो नहीं आएगा, भले वो सरकारी कंपनी हो वो प्राइवेट कंपनी हो। आप भेल, गेल, सेल, INGC या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के खिलाफ नहीं ला सकते, गॉट इट। सरकारी बैंक होगा नहीं ला सकते। मैंडेमस किसके ऊपर आएगा? बैंक मैनेजर के ऊपर मैंडेमस आ सकता है, गवर्नमेंट बैंक के ऊपर नहीं आ सकता, गॉट इट। भेल के MD के ऊपर आ सकता है लेकिन भेल पर नहीं आएगा, अंडरस्टूड। तो कंपनी के खिलाफ नहीं आएगा। कहा एनी अच्छा, ये पूछता है कि कौन सा सही है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन थ्रो गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होगी तो आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको अमेंड करना है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी होगी तो आएगा, ठीक है। हाँ, पब्लिक बॉडी होगी तो आएगा, पब्लिक बॉडी नहीं होगी तो नहीं आएगा। Any public minded person can be a petitioner to move the courts to obtain the writ of quo warranto। कहा कोई भी व्यक्ति जो जनहित वाला व्यक्ति है, जो सार्वजनिक हित में क्यू वारंटो रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में रुख कर सकता है, याचिकाकर्ता हो सकता है। कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। एक और तीन, एक और तीन, ऑप्शन सी वी कमांड। लिटरेरी मीन्स मैंडेमस क्या है? वी कमांड। किसके किसके खिलाफ आएगा? देखिए मैंने पूरा लिख दिया है, अगेंस्ट प्राइवेट और इंडिविजुअल बॉडी, इसके खिलाफ नहीं आएगा। बी किसके खिलाफ और नहीं आएगा? तो इन्फोर्समेंट, इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, डू नॉट पॉसेस स्टैट्यूटरी फोर्सेस, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी तब भी नहीं आएगा, जब भी आप करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा तब भी नहीं आएगा, अगेंस्ट प्रेसिडेंट नहीं आएगा, गवर्नर्स नहीं आएगा, अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विद देयर जुडिशियल कैपेसिटी नहीं आएगा, बट इफ दे आर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी तब आएगा। अगर वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में होगा तो आएगा, जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं आएगा। क्यू वारंटो में बता रखा है कि कोई भी पर्सन कर सकता है जनहित में। 9वां सवाल, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। कहा इसे निजी और सार्वजनिक न्यायालयों द्वारा अपनाना चाहिए। क्या ये सही है? इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेटली, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। कहा कि क्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटलों को अपनाना चाहिए? क्या यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है? ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान भारत यूनिवर्सल नहीं है, इट्स ओनली फॉर द पुअर क्लासेस। किसके लिए है? केवल गरीबों के लिए है, पूरे भारत के लिए आयुष्मान भारत नहीं है। हाँ, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द नेशन, यहाँ पे भी केवल तीसरा सही है। इसकी जो है पूरे भारत में पोर्टेबिलिटी है, पूरे भारत में इसकी पहुंच है और पूरे भारत में यह निर्बाध रूप से आपको मिलेगा। आप कहीं के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड है तो आपको इसका लाभ पूरे भारत में मिलेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। द पार्टिसिपेशन इज इन ABDM is voluntary including for citizens. Participation of healthcare facility institutions are also voluntary। का ये पूरे सब जगह मैनेजमेंट जरूरी नहीं है। हाँ, इसे प्राइवेट हैं लेकिन केवल और केवल वो जरूरी नहीं कि हाँ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इसके साथ अटैच्ड हो। कुछ हॉस्पिटल अटैच्ड हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। ठीक है, आइए 10वां सवाल देखते हैं हम लोग। With the reference of Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच एज
स्पीकर में फिक्स। पहला स्टेटमेंट है, इसमें 4 स्टेटमेंट। कहता है कि लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करता है। उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा? बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। अब पहला जहां जहां है वो देखो सही होने के चांसेस हैं, यानी ए और बी ही होगा। देख रहे हैं आप, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा सुनता है, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। कहा यह अनिवार्य प्रावधान है कि उपाध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार का चुनाव मुख्य विपक्षी दल या सत्ताधारी दल से होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं। हम लोग लोकसभा का उपाध्यक्ष एलओपी को बनाते हैं या लीडर ऑफ मतलब अपोजिशन पार्टी से होता है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो दूसरा वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा गलत, यानी बी गलत, डी गलत। देख रहे हैं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी होगा नहीं। खत्म, मतलब बात खत्म है, एक खत्म। 2 स्टेटमेंट पे सवाल हो गया, 2 स्टेटमेंट पे सवाल देखिए हो गया। देख रहे हैं, ये है यूपीएससी। थोड़ा सा इजीली है, आपको पढ़ना है बस, और सवाल बिल्कुल चुटकियों में होगा। अभी 2 स्टेटमेंट और बाकी हैं, आपने 2 स्टेटमेंट में सवाल कर लिया। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम, आपको ये ट्रिक अपनाना, लेकिन जो सही लगे, जहां आप कॉन्फिडेंट हो तुरंत टिक कीजिए कि ये होगा। आपको बड़ा पहला होगा सही, तो देखो डी गलत हो गया और सी गलत हो गया अपने आप, इसमें पहला है ही नहीं, यानी गलत है। बी कैसे गलत हो गया? बी ऐसे गलत हो गया क्योंकि इसमें दूसरा सही दिया है, दूसरा तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रेसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील्स लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। जबकि तीसरा वाला सही है कि डिप्टी स्पीकर के पास वो सारे पावर हैं जो स्पीकर के पास हैं जब वह कुर्सी पर हो, जब वह क्या हो, जब वह पीठासीन अधिकारी होगा, तो उसके पास वो सारे पावर होंगे जो पावर एज ए स्पीकर होगा। और क्या कहता है? द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड डली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कहता है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय प्रथा यह है कि वह प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पेश किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बात समझ रहे हैं? प्रथा फिर गलत है। उपाध्यक्ष का हमने धैर्य देना है कि बेटे को उपाध्यक्ष कौन बनाएगा? जो विपक्षी दल होगा वो बनाएगा, वो जिसको बना ले। उसमें कहीं कोई रोल अध्यक्ष का नहीं है, कहीं कोई रोल प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। ये देखिए, आपको मैंने सब कुछ लिख दिया है। लाइक द स्पीकर, द डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ। ठीक है, अमंग इट्स मेंबर्स, आपको पता है। ही इज इलेक्टेड आफ्टर इलेक्शन एंड डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर। ये भी सही, बिल्कुल पहला वाला सही था ये। Whenever the office of deputy speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. Up to the 10th Lok Sabha, both the speaker and deputy speaker were usually from the ruling party. But since the 11th Lok Sabha, there has been a consensus that the speaker comes from the ruling party and deputy speaker, the post of the deputy speaker goes to the main opposition party. ठीक है, और दोनों के पावर सेम है, दोनों के काम सेम है। क्वेश्चन नंबर, तो ये यहाँ पे आपके 10 सवाल समाप्त हुए। आइए 11वां सवाल हम लोग देखते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। कहता है कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो रिजर्व में है। भारतीय शासन अधिनियम 1919, यहाँ से हिस्ट्री के प्रश्न प्रारंभ हुए हैं। प्रांतीय सरकारी कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित किया गया था। आरक्षित जो है अंग्रेजी सरकार के पास था और हस्तांतरित जो है वह भारतीयों को दिया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काम है जो रिजर्व था, जो अंग्रेजों के पास था, जिसको कि अंग्रेज ही अपने पास रख रहे थे
वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। न्याय प्रशासन अंग्रेजों के पास था, बिल्कुल था। भू राजस्व बिल्कुल था। पुलिस था। केवल लोकल गवर्नमेंट जो है दिया था ट्रांसफर्ड में, यानी 1, 3 और 4, यानी सी सही। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो दिया था प्रोविंसेस को। इसमें क्या क्या था? तो लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये जो सब्जेक्ट थे ये ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। बाकी सब जो था वो कहाँ था? वो सब रिजर्व में था। इन द मिडाइवल इंडिया द टर्म फनम, ये सवाल बड़ा लोगों को परेशान किया है। फनम क्या था? ठीक है, फनम क्या था? मध्यकालीन भारत में पूछा हुआ सवाल है कि व्हाट इज फनम। फनम जो है क्वाइन है, क्वाइंस, सिक्का है फनम। ठीक है, फनम क्या है? सिक्का। आइए 13वां सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। आपको बताना है, ये 3 फ्रीडम फाइटर दिए गए हैं, वारेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। कहा है कि हु ऑफ द एबव वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। कहा इनमें से गदर पार्टी से कौन कौन था? देखो, वारेंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति, जोगेश चंद्र चटर्जी अनुशीलन समिति और केवल रास बिहारी बोस हैं गदर पार्टी से। ओनली 3 डी इज टू बी राइट आंसर। ये दोनों कहां से हैं? अनुशीलन समिति से। 14, विद द रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स nominated by the provincial assemblies as well as princely states। ठीक है, पहला। दूसरा कहता है any provinces which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। पहला कहता है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। ठीक है, क्या कहता है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। क्या क्रिप्स मिशन जो है संविधान सभा की बात कर रहा था? और कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वह ब्रिटेन के साथ एक अलग से समझौता करेगा। क्यों? ताकि वह जो है अपना अलग से समझौता करके अपनी स्थिति को क्लियर करे। इसमें केवल दूसरा सही है, 2 ओनली। A constitutional assembly would consist of the members elected from the lower houses of Indian legislature and representative of princely states nominated by the rulers। ठीक है, 15वां सवाल कहता है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। कहा निम्नलिखित टेक्स्ट पर बताइए कि कौन सा जो है जैन टेक्स्ट है। निपाति कारण परिशिष्ट पर्व जैन है। हाँ, ये जैन टेक्स्ट है। इसकी रचना किया है किसने? इसकी रचना किया है हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्व की रचना किया है हेमचंद्र। ठीक है, ये तो है, यानी दूसरा सही है। तो दूसरा सही है, मतलब ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसमें सी नहीं होगा। 3 मिल गया। अवदान शतक तो बुद्ध ग्रंथ है, ये बुद्ध लिटरेचर है। अवदान शतक, अवदान शतक जो है वो क्या है? वो बुद्ध लिटरेचर है। जैन पूछा है, यानी 3 जिसमें गलत होगा 3 लोग, खत्म हो गया कहानी खत्म। मिल गया 2 और 4। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि किसका है, लेकिन अवदान शतक जो है ये बुद्ध लिटरेचर का टेक्स्ट है। अगर आपको सब न भी पता, मुझे सिर्फ 2 पता थे इसमें। मुझे पहला भी नहीं पता कि किसका है, मुझे तो 2 पता था कि हाँ परिशिष्ट पर्व और अवदान शतक। इसमें 100 कहानियां हैं, इसमें 100 कहानियां हैं अवदान शतक में, बुद्ध लिटरेचर है। हो गया, कहानी खत्म। 2 और 4, सेंचुरी ऑफ नोबल डीड्स, 100 महान कार्यों की कहानियां हैं। ठीक है, और क्या है? बुद्धिस्ट लेजेंडरी ये कहानी है। ठीक है, और 3 इनकरेक्ट है, इसलिए एलिमिनेट कर क्या करेंगे हम लोग? एलिमिनेट कर दिया, खत्म। तीसरा गलत, तो
सब गलत। 16वां सवाल, आर्यदेव जैन स्कॉलर, दिंगनाथ बुद्धिस्ट स्कॉलर और नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। पूछा है कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में कौन जाना जाता है? तो आर्यदेव, दिंगनाथ, नाथ मुनि, जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान, वैष्णव विद्वान, कौन से विद्वान है ये आपको बताना है और बताएं इसमें कितने पेयर जो हैं वो सही है। इसमें कितने पेयर सही हैं आइए देखा जाए। इसमें केवल 2 पेयर सही है, इसमें केवल 2 पेयर सही है। आर्यदेव ये नागार्जुन या नागसेन के शिष्य थे, यानी ये जो है बौद्ध विद्वान है। Aryadeva, the third disciple of Nagarjuna and a central figure in the development of early Indian माध्यमिका philosophy। और ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के हैं। ओके, he is basically from Buddhism। ठीक है। दिंगनाथ ये बौद्ध विद्वान है, ये तो बताया था। दिंगनाथ क्या है? बौद्ध विद्वान है। और नाथ मुनि जो हैं ये श्री रंगनाथ मुनि को ही नाथ मुनि कहा जाता था और यह वैष्णव विद्वान है। 17वां सवाल ये देखते हैं, विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। कहता है कि जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था वह जलालुद्दीन खिलजी का। गलत है। पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के काल में हुआ था। आपको पता होगा कि जलालुद्दीन मांगबरनी, द किंग ऑफ ख्वारिज्म, वाज केम एंड वांटेड शेल्टर फ्रॉम इल्तुतमिश एंड इल्तुतमिश रिफ्यूज्ड टू गिव शेल्टर। तो पहला मंगोल इन्वेजन जो हुआ था भारत पे वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। हालांकि इल्तुतमिश ने आपको बचा लिया, वो अलग बात है, लेकिन हुआ तो इल्तुतमिश के समय था। तो ये गलत है। पहला गलत होने का मतलब समझते हैं आप? काम हो गया आपका, देख रहे हैं, काम हो गया, आधा काम हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसाइज्ड द सिटी। और तीसरा कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। गलत तीसरा। मंगोल आक्रमण का खतरा तो था मोहम्मद बिन तुगलक को, इसीलिए उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद से फिर दिल्ली ट्रांसफर किया था, यानी ये भी गलत। बचा क्या? 2। ओनली 2 इज करेक्ट। चंगेज खान इन्वेटेड ड्यूरिंग द इंडिया इन द रेन ऑफ इल्तुतमिश फॉर फर्स्ट टाइम। गॉट इट? 2 इज करेक्ट। सेकेंड 1 इज इनकरेक्ट। वो जीता था, उसको ऐसा कोई, उसने मंगोलों को हरा दिया, तो मंगोलों को जब उसने हरा दिया तो उसके राज्य का कोई हिस्सा जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कहा है कि भारतीय इतिहास में विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुलाहदारान। कुलाहदारान किसे कहा जाता है? अरब व्यापारी को कहा जाता है, फारसी लेखकों को कहा जाता है, या कलंदर या सैयद। इसका सही जवाब है सैयद। दरअसल कुलाह मतलब था टोपी, एक वो पॉइंटेड टोपी। जो सैयद शासक थे वह एक पॉइंटेड टोपी पहनते थे, उस वजह से उन्हें कुलाहदारान कहा जाता था। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। द सैयद पुट ऑन द पॉइंटेड कैप कुलाह एंड दे वर नोन एज कुलाहदारान। जो कुलाह धारण करेगा वह कुलाहदारान है। आइए 19वां सवाल, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री consider the following statements. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on the lands granted them by the Gajapati rulers. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा कथन सही है। आपको ये तो पता होगा कि भाई जब डच आए थे तो सबसे पहले कहाँ गए थे? वो पूरब में, और पूरब में भी कहाँ गए थे? मसूलीपट्टनम। वो पूरा हिस्सा गजपति शासकों का था और उन्होंने दिया था कि पहला स्टेटमेंट क्या है? सही।
सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होगा, ये पहला गलत है, गजपति शासक नहीं थे, डच आए थे कि उन्होंने मसूलीपट्टनम में डाला था। गजपति उड़ीसा का शासक है और मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, सॉरी कहाँ है? आंध्र में। ओके, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया, बिल्कुल दूसरा सही है। अल्बुकर्क आया था और उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफजई आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया था? कब्जे में कर लिया था। ही कॉन्क्वर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर यूसुफजई आदिल शाह। एंड थर्ड वन इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर एक भूमि को लिया था और मद्रास में कारखाना स्थापित किया, बिल्कुल तीसरा सही है। 2 and 3 बी इज द राइट आंसर। 2 and 3 इज करेक्ट, बी। ओके, 20th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। अगर किसी व्यक्ति को कोई न्यायिक दंड मिला है तो वह गुलाम बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, हाँ बिल्कुल सही है, ये गुलाम बनाया जाएगा, भाई जेल भेजा जाएगा या उसको कोई आर्थिक जुर्माना दिया गया है, जुर्माना नहीं भर पाए गुलाम बन जाएगा। कहा, यदि एक दासी ने अपने अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन शी वॉज लीगली फ्री। कहा, यदि किसी दासी जो है, कोई दासी गर्भवती होती किससे? अपने मालिक से, अपने स्वामी से अगर गर्भवती हो जाएगी तो वह क्या होगी? कानूनी रूप से आज़ाद हो जाएगी। और तीसरा कहा, इफ अ सन बोर्न टू फीमेल स्लेव was fathered by his master, that son was entitled to the legal status of the mother's son। कहा, अगर दासी से पुत्र पैदा हो, दासी का जो पुत्र है वह उसके स्वामी से पुत्र पैदा हुआ है तो स्वामी का पुत्र का that son was entitled to the legal status of the mother's son, तो अपनी स्वामी के पुत्र की कानूनी स्थिति का हकदार होगा, बिल्कुल होगा। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही। ऑल 3, ये कुछ रूल्स दिए गए हैं यहाँ पे, मैंने कुछ रूल्स लिख दिए आपको कि कैसे कैसे अर्थशास्त्र में बात किया गया है, कैसे अर्थशास्त्र बताया गया है कि गुलाम व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न समाप्त होता है और इस 20वें प्रश्न के समाप्ति के बाद हम लोग अगला सेगमेंट लेकर के आएंगे आपके सामने यूपीएससी के प्रश्नों की श्रृंखला में, जिसमें हम लोग 21 to 40 21 से 40 तक के प्रश्न करेंगे। अगली सीरीज में हमने पूरे यूपीएससी पेपर को 2020 क्वेश्चन के 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे 21 से 40 तक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसे देखते रहिए, नोट्स जरूर बनाइएगा इसके, या इसको जो भी चीज़ें नोट करने लायक हैं आप उसको जरूर नोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।